अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। अच्छा बच्चों, मदर नेचर हमने स्टार्ट की थी बाय एमिली डिकिंसन और इसके हम 2 स्टेंजास कवर कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, राइट। अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास मिस की थी तो उसको यूट्यूब पे जाके पहले 2 स्टेंजास को वहाँ से पढ़ सकता है और फिर थर्ड स्टेंजा से हमारे साथ स्टार्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिवाइज दीज 2 स्टेंजास। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हम बात कर लेते हैं। नेचर द जेंटलेस्ट मदर, इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड, द फीबलेस्ट और द वेवार्डेस्ट, हर एडमोनिशन माइल्ड। तो इस स्टैंजा के अंदर पोएटिस क्या कह रही है, वो कह रही है कि जो नेचर है ना वो सबसे जेंटलेस्ट मदर है। पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर यूज़ करते हुए ये बात करी है और कहती है कि वो इम्पेशेंट नहीं है किसी भी चिल्ड्रन को लेके, वो इंटॉलरेंट नहीं है अपने किसी भी बच्चे को, किसी भी क्रिएशन को लेके, चाहे वो कमज़ोर तरीन हो या फिर वो बहुत ही मजबूत तरीन हो या वेवार्डस कोई स्ट्रबन किस्म की उसकी मखलूक हो। उसका जो एडमोनिशन का तरीका है, उसका वार्निंग का तरीका है, उसका नसीहत का तरीका है, वो बहुत माइल्ड है, ठीक है, बहुत ही काइंड तरीके से, बहुत ही जो है ना पोलाइटली वो किसी को भी वार्न करती है। फिर इन फॉरेस्ट एंड द हिल बाय ट्रेवलर इज हर्ड रिस्ट्रेनिंग रैम्पेंट स्क्विरल और टू इम्पेटुअस बर्ड। अच्छा, अब वो कहती है, आगे बात करते हुए कहती है कि चाहे कि फॉरेस्ट और हिल में जो ट्रैवलर जाते हैं ना, उनसे सुना है कि वो कंट्रोल करी है, चाहे वो एक बहुत ही अनकंट्रोलेबल स्क्विरल है या फिर वो एक बहुत ही इम्पल्सिव बर्ड है जो फ़ौरन से उड़ जाता है, आप उसके करीब जाएं तो वो उड़ जाएगा, राइट। तो वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है, वो रिस्ट्रेन कर रही है, वो रोक के रख रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। अब हमें स्टार्ट करना है अपने थर्ड स्टेंजा से। तो थर्ड स्टेंजा पर आते हैं। मैंने इसको ब्रीफली इसलिए भी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर किसी बच्चे ने वो क्लास मिस की हो और वो आज बैठा हुआ है तो उसको समझने में आसानी हो जाए। फिर वो आगे करती है, कहती है हाउ फेयर हर कन्वर्सेशन, अ समर आफ्टरनून, हर हाउस होल्ड, हर असेंबली एंड व्हेन द सन गोज डाउन। अब देखिए ये जो 4 लाइनें हैं ना, इसको हम पहले दूसरी तरफ चले जाके ना वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मैंने बाकी चीज़ें भी आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था ना, इससे नेक्स्ट वाले में चले जाते हैं। यस, हाउ फेयर हर कन्वर्सेशन, अ समर आफ्टरनून, हर हाउस होल्ड, हर असेंबली एंड व्हेन द सन गोज डाउन। अब देखिए वो क्या कह रही है, वो ये कहने की कोशिश करी है कि हाउ फेयर हर कन्वर्सेशन, जो उसकी कन्वर्सेशन है वो कितनी फेयर है, वो कितनी, आप कह सकते हैं कि वो जस्टिस है उनके अंदर, या वो कितनी जो है वो जस्ट है, या आप कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल है, ठीक है। अ समर आफ्टरनून, एक समर आफ्टरनून, ये एक इमेजरी क्रिएट की जा रही है यहाँ पे। हर हाउस होल्ड, हर असेंबली। अब देखिए यहाँ पे कौन सी टेक्निक आपको नजर आ रही है, ह साउंड बार बार आ रहा है ना, तो ये क्या है, एलिट्रेशन भी हमें यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इसको रेस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे ऊपर हमारे पास यहाँ पे इमेजरी भी थी। इमेजरी का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, जैसे समर आफ्टरनून का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है। समर आफ्टरनून से एक पिक्चर हमारे माइंड में आती है, तो वो पिक्चर किस चीज़ की है, वो एक आफ्टरनून समर की एक पिक्चर आ रही है जिसमें धूप भी होगी और सब कुछ, ठीक है। तो वो क्या है, वो इमेजरी भी क्रिएट हो रही है। फिर हर हाउस होल्ड, हर असेंबली, एक तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन किस तरीके से है, क्योंकि जो प्रोनाउन है हर, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की जा रही है, इमेजरी नजर आ गई, एलिट्रेशन भी हमने देख ली कि ह साउंड जो है ना, हर हाउस होल्ड, हर क्या है, एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। अच्छा, एंड व्हेन द सन गोज डाउन, अब सन गोज डाउन इज आल्सो इमेजरी। इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वो कहना क्या चाह रही है, लेट्स सी दैट। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले, नेचर्स कम्युनिकेशन इज ब्यूटिफुल, especially on a summer afternoon, all living beings are like members of her family or a gathering। तो यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है ना, हर हाउस होल्ड, हर असेंबली, हर हाउस, लाइक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसका हाउस होल्ड है, वो उसका घर है, ठीक है। और जो हर असेंबली की बात की जा रही है, उसकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी सारी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यहाँ पर हाउस होल्ड क्या है, एज मेटाफर इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी की पूरी फैमिली के लिए, जो जितनी भी सारी क्रिएशंस हैं, ठीक है। ओके, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का बच्चे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, ऑल लिविंग बींग्स आर लाइक मेंबर्स ऑफ हर फैमिली और अ गैदरिंग, व्हेन द सन सेट्स पीस एंड काम स्प्रेड एवरीवेयर। तो ये पूरे के पूरे स्टेंजा के अंदर क्या बात जो है वो हमें बताई जा रही है, वो यही बात बताई जा रही है कि उसकी पूरी की पूरी जो मखलूक है, जो उसकी पूरी की पूरी जो क्रिएशन है, जो उसका ख़ानदान है, जिस तरह वो कह रही है ना नेचर, ये सब मेरे बच्चे हैं,
ठीक है, उसके हर उसकी क्रिएशन को चिल्ड्रन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हर हाउस होल्ड, हर असेंबली, उसका जो हाउस होल्ड है, पूरी की पूरी ग्रीनरी, पूरी की पूरी जो अर्थ है, उसके ऊपर हर असेंबली के सब जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो गैदर हुए हैं, ठीक है, वो इकट्ठे हैं उस जगह पर। एंड व्हेन द सन गोज डाउन, अब जब शाम हो रही है, जब रात का टाइम है और सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे एक जगह पर हो गए हैं, दे ऑल आर बैक इन देयर हाउस, ठीक है, ये इस तरीके से इमेज क्रिएट किया जा रहा है। और ये वही सारी की सारी जो आपके पास मैंने डिस्कस की है फिगर्स ऑफ स्पीच, उनको भी यहाँ पे अलग से भी लिखा गया है इफ़ यू वांट टू सी दैट। अच्छा, अगेन इफ़ वी सी द स्टेंजा, अब आप लोग मुझे बताएंगे आज कि हम इसकी जो है राइमिंग स्कीम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों को राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करना मैंने सिखाया था पिछली क्लास के अंदर। तो उसके लिए हम सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपने आखिरी जो वर्ड्स होते हैं ना उनको अंडरलाइन कर देते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। ओके, वेरी गुड, आमिना ज़ैनब का रिस्पॉन्स आ गया है। ओके, हम कन्वर्सेशन को ए कह देते हैं। आफ्टरनून और कन्वर्सेशन के आपस में राइम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो हम इसको बी कह देते हैं। अब असेंबली क्या है? क्या असेंबली जो है वो राइम कर रहा है कन्वर्सेशन या आफ्टरनून के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो हम इसको सी कह देंगे। क्या डाउन किसी के साथ राइम कर रहा है? यस, किसके साथ कर रहा है? आफ्टरनून के साथ, तो हम इसको बी कह देंगे। तो हम इसको ए बी सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द राइम स्कीम। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि राइमिंग स्कीम हम किस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचर्स कन्वर्सेशन मोस्ट, व्हेन इज नेचर्स कन्वर्सेशन मोस्ट ब्यूटिफुल? नेचर की जो कन्वर्सेशन है वो सबसे खूबसूरत कब होती है? ऑन अ समर आफ्टरनून, जिस तरीके से पोइट्री के अंदर डिस्कस किया गया। व्हाट डज हाउस होल्ड रेफर टू? हाउस होल्ड किस चीज़ को रेफर करता है? हाउस होल्ड रेफर कर रहा है ऑल लिविंग क्रिएचर्स इन नेचर, कि नेचर की जितनी भी क्रिएशंस हैं, जितने भी इंसान, जितनी भी मखलूक़ात हैं, वो सब कुछ क्या है, वो हाउस होल्ड के अंदर आ रही हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी राइटर। अच्छा, पहले बच्चे आफ्टरनून की बात की है, बाद में जो है ना वो डॉन की बात हो रही है। डॉन की तो बात ही नहीं हो रही, आफ्टरनून की ही बात हो रही है। अच्छा, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज डाउन? क्या होता है जब सन जो है वो नीचे जाता है? नेचर बिकम्स काम एंड पीसफुल, ठीक है। नेचर क्या है, वो काम और पीसफुल हो जाती है। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर। हर वॉइस अमंग द आइल्स इनसाइट्स द टिमिड प्रेयर ऑफ द माइन्यूटेस्ट क्रिकेट द मोस्ट अनवर्दी फ्लावर। अब देखें जो स्टैंजा नंबर 4 है ना, इसके अंदर एक बहुत जो डिटेल में चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो उसके लिए पहले हम पेन ले लेते हैं अपना। ओके, हर वॉइस अमंग द आयल। आयल क्या होता है? वो जो रास्ता नहीं होता बीच का, चाहे फिर वो आप कह लें कि शादी में हो रहा हो या किसी चर्च के बीच में हो रहा हो या कहीं पे भी जो आयल है, जो बीच का रास्ता है, ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट के अंदर है, चाहे वो आपके चर्च के अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेयर का है ना, इसको चर्च से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रही है? हर वॉइस अमंग द आइल्स। अब हर अगेन हमारे पास पर्सोनिफिकेशन आ गई सबसे पहले। फिर आयल क्या है? आपके दिमाग में एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है। ओके, हर वॉइस अमंग द आयल इनसाइट्स द टिमिड प्रेयर। टिमिड होता है शाय, बहुत ही छोटी नाजुक सी प्रेयर उसकी जो दिमाग में आ रही है, जो बहुत हल्की आवाज़ में वो जो प्रे करी है, उसको कह रहे हैं। हर वॉइस अमंग द आयल इनसाइट्स द टिमिड प्रेयर, कि उसकी हल्की सी शाय सी आवाज़ जो है वो प्रे करी है, दुआ करी है, किसके लिए? ऑफ द माइन्यूटेस्ट क्रिकेट द मोस्ट अनवर्दी फ्लावर। तो वो क्रिएशन, यहाँ पे जो क्रिकेट है ना, इससे मुराद सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, बल्कि बहुत सी वो मखलूक़ात जो बहुत छोटी छोटी मखलूक़ात है, ठीक है। वो मॉस्किटो हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सब मखलूक़ात। और अनवर्दी फ्लावर, अब देखिए फ्लावर का वर्ड हमेशा ना हम ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनवर्दी फ्लावर का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ये उन फूलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिनको कभी नोटिस भी नहीं किया जाता। आपने कभी घास में देखा, जब आप बिल्कुल फारिग वक्त में कहीं घास पे बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत छोटे से येलो कलर के, पर्पल कलर के बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स नजर आते हैं, जिनको कभी भी कोई नोटिस नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे अनवर्दी फ्लावर से मुराद वो मखलूक़ात भी हैं जिनको कोई नहीं देखता, जिनको कोई समझता नहीं है, जिनको कोई देखता नहीं है, जिनको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि नेचर उनका भी उसी तरह ख्याल रख रही है, जो एक बहुत छोटी सी क्रिएशन है उसका भी, और जो वो लोग हैं जिनको कोई पहचानता नहीं है, जिनको बहुत ही जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है उनको इस तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो
ऐसे क्रिएशंस जिनको या ऐसे लोग जिनको बिल्कुल ही अनवर्दी कंसीडर कर दिया जाता है या उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है, तो वो क्या है, उनके लिए भी नेचर क्या है, नेचर के दिल से दुआ निकल रही है, ठीक है। नेचर्स जेंटल वॉइस इज हर्ड। अब देखें नेचर्स जेंटल वॉइस, फिर अगेन इंसानों की क्वालिटी जो है वो नेचर को दी गई है, विच मीन्स दैट कि जो क्या है पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, हर वॉइस जो वर्ड है, ठीक है। नेचर्स जेंटल वॉइस इज हर्ड एवरीवेयर, ठीक है। जो नेचर की जेंटल सी आवाज़ है वो हर जगह सुनाई दे रही है। इट इनकरेजेस इवन द स्मॉलेस्ट क्रिकेट टू चर्प एंड इवन द टाइनीएस्ट फ्लावर टू फील वैल्यू, ठीक है। तो चाहे वो टाइनीएस्ट सा छोटा सा एक फूल है, चाहे वो एक क्रिएशन है, ये दोनों एज अ मेटाफर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन सब लोगों के लिए, उन सब मखलूक़ात के लिए जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं समझा जाता, अनवर्दी समझा जाता है, अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता है, ठीक है। नो लिविंग बीइंग इज अनइम्पॉर्टेंट इन नेचर्स आई। नेचर की आंख, नेचर के मुताबिक कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो क्या है, वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस है। जिस तरीके से एक घर के अंदर काम रहने वाले लोग या फिर एक कंपनी में काम करने वाले लोग, हर इंसान चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो एक छोटे स्केल पे काम कर रहा है चाहे वो बड़े स्केल पे काम कर रहा है, चाहे वो एक मामूली सा कोई आप जिसको कह सकते हैं, जैसे हम मामूली का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से अनवर्दी का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वो इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ डस्टिंग कर रहा है किसी चीज़ की, या कोई ऐसा काम कर रहा है और हमें लगता है कि वो अनवर्दी है या वो अनइम्पॉर्टेंट काम है, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान का जो भी मखलूक़ात हैं इस दुनिया के अंदर, या एक कंपनी में काम करने वाले लोग या एक घर में रहने वाले लोग, हर किसी की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, हर किसी का कुछ ना कोई मकसद है। तो उसी तरीके से नेचर भी है, वो नेचर भी अपनी हर मखलूक की इंपॉर्टेंस यहाँ पर शो कर रही है, इस तरह से बात करते हुए कि जो लोगों की नज़र में अनइम्पॉर्टेंट हो सकता है, अनवर्दी हो सकता है, माइन्यूटेस्ट हो सकता है, छोटा सा हो सकता है, लेकिन क्या है, नेचर के सामने वो हर वो चीज़ को याद रखती है, वो हर चीज़ के लिए दुआ कर रही है, ठीक है। अब इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है? पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है और सिंबॉलिज्म है। सिंबॉलिज्म किस तरीके से है? जो क्रिकेट और फ्लावर का जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन दो चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि वो पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर हर उस इंसान को जो कि अनइम्पॉर्टेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। स्मॉल बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक चीज़ को, ठीक है। फिर मेटाफर आयल जो है वो क्या कर रहा है, वो फॉरेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, के लिए मेटाफर इस्तेमाल किया है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये रेफरेंस दिया जा रहा है क्या, उस चर्च का, ओके। अच्छा, व्हाट डज नेचर्स वॉइस डू? नेचर की वॉइस क्या करती है? इट इनकरेजेस इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स। तो वो क्या करती है, वो इनकरेज करती है स्मॉलेस्ट क्रिएचर को भी, जो छोटी से छोटी चीज़ है उसको भी इनकरेज कर रही है, उसके लिए भी दुआ कर रही है, उसको भी याद रख रही है, ठीक है। What do the cricket and flower symbolize? अब क्रिकेट और फ्लावर क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं? ये वो अननोटिस्ड बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को, इस तरह के इंसानों को जो है वो सिम्बलाइज कर रहे हैं जो कि नोटिस नहीं किए जाते, ठीक है। नॉर्मली आप देखें हमारी सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को नोटिस नहीं किया जाता, उनको वो उनका होना या ना होना बराबर नज़र आ रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर की नज़र में हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। What does the aisles mean here? आयल का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे फॉरेस्ट पाथ इसका मतलब है, ठीक है। अगर आप इसकी वैसे मीनिंग देखें तो, ठीक है। Stanza number 5. When all the children sleep, she turns as long away as will suffice to light her lamps, then bending from the sky. अब वो क्या कह रही है, अब एक और इमेज क्रिएट कर रही है, इमेजरी क्रिएट हो रही है दिमाग के अंदर कि व्हेन ऑल द चिल्ड्रन स्लीप, जब सब बच्चे सो जाते हैं। बच्चों से मुराद यहाँ पर क्या है? यहाँ पे बच्चों से मुराद सारी मखलूक़ात हैं, ठीक है। चिल्ड्रन यहाँ पे सिंबॉलिकली इस्तेमाल हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है, ठीक है। किसके लिए? हर मखलूक के लिए। शी टर्न्स एज लॉन्ग अवे। अगैन शी का वर्ड जो है वो भी हमें बता रहा है कि वो क्या करी है, वो उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, ठीक है। शी टर्न एज लॉन्ग अवे, वो इतनी दूर चली जाती है, ठीक है। As will suffice to light her lamps, कि जितना ज़रूरत है किस चीज़ की, कि लैम्प्स को ऑन करने की, स्टार्स को शाइन कराने के लिए। लैम्प्स यहाँ पे मेटाफर किस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्स के लिए, कि वो स्टार्स को लाइट करने के लिए पहुँच जाती है। देन बेंडिंग फ्रॉम द स्काई, और फिर दोबारा स्काई से बेंड करी है ताकि सूरज को वापस लेके आ सके, ठीक है। तो ये एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो लैम्प लाइट और हर लैम्प की बात की जा रही है ना, यहाँ पर ये लाइट की बात नहीं हो रही, लैम्प की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ये स्टार्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, when all living beings sleep, nature moves away for a while to light her lamps, to light stars, ठीक है। Then she bends down from the sky to watch over them lovingly. और फिर वो क्या करती है, ऊपर आसमान पे जाकर नीचे अपने मखलूक़ात को देख रही है, उनको प्यार की नज़र से देख रही है, कि वो देख रही है कि वो सबके सब क्या है, वो सो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेचर को यहाँ पे पर्सोनिफाई भी किया गया है, इसमें मेटाफर भी इस्तेमाल किया है। और क्या है, जो लैम्प्स हैं वो सिम्बल्स हैं किस चीज़ के, स्टार्स के, ठीक है। और नाइट सीन इमेजरी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, फिर हम इसकी
राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा. आपकी राइमिंग स्कीम जो है ना हर स्टेंजा की सेम होती है यूजुअली. आपकी पोइट्री के अंदर जो एक स्टेंजा की राइमिंग स्कीम होती है वो यूजुअली ही आपके बाकी स्टेंजास की राइमिंग स्कीम होती है. ठीक है. आप क्या है, व्हेन ऑल द चिल्ड्रन स्लीप, ए अवे, बी लैम्प्स, सी अवे एंड स्काई. अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि इन चीज़ों का क्या मतलब है. पहला क्वेश्चन है हु आर द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन क्या है? हु आर द चिल्ड्रन? ऑल लिविंग बींग्स. तो यहाँ पे चिल्ड्रन से मुराद क्या है? ऑल द लिविंग बींग्स. व्हाट आर नेचर्स लैम्प? नेचर के लैम्प्स क्या हैं? वो स्टार्स हैं. व्हाई डज नेचर बेंड फ्रॉम द स्काई टू वॉच ओवर हर चिल्ड्रन? तो वो बेंड क्यों करती है? ताकि वो अपने बच्चों को, अपनी मखलूक को क्या है वो देख सके. ठीक है. विद infinite affection and infinite care, her golden finger on her lip will silence everywhere. अब क्या है, उसकी जो affection, उसकी जो affection है, उसका जो प्यार है वो क्या है, वो endless है, infinite है. ठीक है. infinite का मतलब क्या है कि unlimited है. ठीक है. वो बिल्कुल उसकी कोई लिमिट नहीं है, limitless है, endless है. ठीक है. वो उसका एंडलेस लव है टुवर्ड्स हिज क्रिएशन, टू हर क्रिएशन, एंड इनफाइनाइटेड केयर, और उससे भी ज़्यादा जो उसकी केयर है अपनी मखलूक़ात के लिए. हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप. अब देखिए, हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप, ये एक सिम्बॉलिकली यूज हो रहा है, फिंगर ऑन द लिप. ठीक है. ये इसका मतलब होता है साइलेंस. ठीक है. तो साइलेंस क्रिएट करी है. आप लोगों को पता है ना, क्लास में टीचर अक्सर फिंगर ऑन द लिप कहती हैं अक्सर आप लोगों को, या कुछ भी ऐसे भी, या फिर इशारा भी ऐसे करते हैं कि चुप रहने के लिए. आपने देखा होगा. तो बेसिकली ये सिंबॉलिज्म यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है साइलेंस के लिए. ठीक है. कि वो क्या कह रही है, हर गोल्डन फिंगर और हर लिप, कि वो अपनी बाकी मखलूक़ात को कह रही है कि चुप रहो, खामोश रहो, ताकि क्या किया जा सके, ताकि यहाँ पर क्या रहे, खामोशी रहे, और जो मखलूक है वो सोई रहे. विल साइलेंस एवरीवेयर. ठीक है. उसकी जो गोल्डन फिंगर, जैसे उसने अपनी गोल्डन फिंगर अपने लिप पे रखी तो क्या हो गया, हर तरफ साइलेंस क्रिएट हो गई. ये सिंबॉलिक भी है और इसके अलावा इसमें मेटाफर भी है. लिप वगैरह का जो वर्ड यूज़ हो रहा है तो क्या है, या फिर फिंगर की बात है. तो ये तो यूजुअली हमारे पास जो चीज़ें, ये तो इंसानों की होती है ना, लिप भी, फिंगर भी, ऑल चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स एंड हर. तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारे पे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन नजर आ रही है. ठीक है. अच्छा, नेचर हैज़ अफेक्शन. ठीक है. जो अफेक्शन है वो भी इंसानों से ही रेलिवेंट है. तो ये सब चीज़ें क्या है, केयर भी, अफेक्शन भी, तो ये सब कुछ क्या है, ये भी पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की जा रही है. ठीक है. तो यहाँ पर मेटाफर, सिम्बॉलिज्म, पर्सोनिफिकेशन, सब कुछ आप लोगों को नजर आ रहा होगा. अब इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं. आवाज़ नहीं आ रही? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके. अच्छा, विद एंडलेस सिंबॉलिज्म क्या होता है बच्चे, जब एक चीज़, एक सिंबल होता है जो पूरी की पूरी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. जैसे रेड लाइट है ना, वो सिंबल किस चीज़ का होता है, स्टॉप का. ठीक है. या फिर डेंजर का सिंबल होता है. उसी तरीके से ये फिंगर ऑन योर लिप, ये क्या है बेसिकली, ये सिंबॉलिज्म है साइलेंस का. तो इसलिए यहाँ पे सिंबॉलिज्म ये है. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अच्छा, with endless love and even greater care, nature places her golden finger, moonlight or sunlight on her lips, asking for silence. She brings complete peace and quiet everywhere. तो जिस तरीके से वो अपनी फिंगर अपने लिप पे रख रही है, उसका मतलब है कि वो क्या कर रही है, वो साइलेंस हर जगह पर लेकर आ रही है. ठीक है. अब इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको देख लेते हैं. ओके, इसमें हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, बस अब हमारे पास एंड पे राइमिंग स्कीम आ गई है. तो एक दफ़ा फिर से सब बच्चे मुझे इसकी राइमिंग स्कीम करके दिखा दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. विद इन्फिनिट अफेक्शन, इन्फिनिट केयर, हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप विल साइलेंस एवरीवेयर. अफेक्शन, केयर, लिप, एवरीवेयर. अब आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर आप लोगों को जो राइमिंग स्कीम है वो आप किस तरीके से लिखेंगे. ओके, वेरी गुड. अफेक्शन ए है, केयर बी है, लिप सी है, वेयर केयर से राइम कर रहा है तो बी है. तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी बी. राइट. आई होप सब बच्चों को राइमिंग स्कीम करना आ गई होगी अब तक, कि राइमिंग स्कीम किस तरीके से करते हैं. इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि आप लोगों ने किसी भी पोइट्री के अंदर से किस तरीके से आप लोगों ने जो है फिगर्स ऑफ स्पीच को निकालना है, पोइटिक डिवाइसेस को निकालना है. ठीक है. मैम सनलाइट साइलेंस को कैसे सिम्बलाइज कर रही है. अब देखिए, अच्छा बच्चों, आप सिर्फ ये देखें, हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप, सनलाइट वगैरह हर चीज़ को छोड़ दें. दैट इज एन अदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोम. ठीक है. अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप. गोल्डन, खाली गोल्डन का जो वर्ड है ना, ये आपको बेसिकली सनलाइट या फिर मूनलाइट की तरफ लेके जा रहा है. ठीक है.
हम यहाँ पे फिंगर ऑन लिप की बात करें, जब हम सिंबोलिज्म की बात करें ना, वो फिंगर ऑन हर लिप की बात है। फिंगर ऑन हर लिप, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज, ये सिंबल है, समझ लेंगे, दिस इज सिंबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? साइलेंस, राइट? तो इस तरीके से ये सिंबोलिज्म है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये बात क्लियर है? गोल्डन का जो वर्ड है ना, बेसिकली वो आपकी सनलाइट की बात कर रहा है। सनलाइट को उसकी गोल्डन फिंगर कहा जा रहा है, मूनलाइट को कहा जा रहा है, ठीक है? इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। वो एक और इंटरप्रिटेशन है। जो सिंबोलिज्म है ना, वो फिंगर ऑन हर लिप है। इसके अलावा कोई चीज़ जो आपको इस पोइट्री के अंदर समझ में ना आई हो, अगर अब मैं आप लोगों को कहूँ कि पूरी पोइट्री के अंदर से आपने एक लिस्ट बनानी है पोइटिक डिवाइसेस की, आपने बताना है कि कितनी पोइटिक डिवाइसेस हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है? आपने उसका नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, तो आपने मेटाफर के आगे उसकी एग्जाम्पल लिख दी कि कहाँ इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह आपने सिंबोलिज्म लिखा, आपने उसकी एग्जाम्पल लिख दी। इसके अलावा आपने इमेजरी लिखा, उसकी आपने एग्जाम्पल लिख दी, ठीक है? पर्सोनिफिकेशन लिखा, उसकी एग्जाम्पल लिखी। तो क्या आप लोग ये काम कर सकते हैं? अपनी क्लैरिटी के लिए इस काम को आपने ज़रूर करना है। ओके, इस पोइट्री के एनालिसिस के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको इसकी पैराफ्रेजिंग लिखते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वैसे तो मैंने ऑलरेडी हर चीज़ आप लोगों को स्टेंजा बाय स्टेंजा यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग ये एक एक्टिविटी करेंगे, इसकी सारी पोइटिक डिवाइसेस को आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे या आप उसको पॉइंट आउट करेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको आज की क्लास के अंदर समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज हम इस क्लास को एंड कर देंगे, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको करेंगे। नो क्वेश्चन, ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। कि आप लोगों ने इतना अटेंटिवली सुना कि आपको समझ में आ गया। ओके, गुड। मोहम्मद अहमद, ओके एवरीबडी, अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।